हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज में। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे धातु का विशिष्ट प्रतिरोध प्राचल के पदों में पढ़े थे, जिसमें हमने प्रूव करा था कि रो इजिकल टू एम अपान में एनी स्क्वायर टा। ठीक है, तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता और इससे आगे की प्रोसेस हम जारी रखेंगे। इस चैप्टर में अभी तक आपने जो भी पीछे वाले लेक्चर नहीं पढ़ा है तो पीछे वाले लेक्चर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। कृपया वहां से क्लिक करके आप पूरा इस चैप्टर का पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एक एक थ्योरी कवर कर रहा हूँ और जो भी होगा क्वेश्चन वगैरह बनेगा तो क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए विशिष्ट चालकता के बारे में हम लोग जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसको हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसे हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, इसे बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, तो लिखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, लिखिए फटाफट, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है सिग्मा इजिकल टू 1/ρ। जो मैंने लिखवाया वही तो बोल दिया। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बातें समझ में आ रही क्या? ठीक है, अब चलिए यहां पर देखेंगे कि विशिष्ट चालकता का मात्रक एवं बीमा, विशिष्ट चालकता का मात्रक एवं बीमा क्या क्या होता है। तो चलिए विशिष्ट चालकता का मात्रक एवं बीमा। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है भैया? इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो एसआई पद्धति में विशिष्ट चालकता का मात्रक का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम, यानी कि सिग्मा इजिकल टू 1/ρ। और सिग्मा का हमने मात्रक क्या रो का हमने मात्रक क्या लिखवाया था? आपको पता है क्या? आपको ओम इंटू मीटर होता है रो का मात्रक। बातें समझ में आ रही है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सीधा उल्टा, यानी कि ओम इंटू मीटर का इनवर्स कर लो। ओम इंटू मीटर का यूनिवर्स होता है। बातें समझ में आ रही क्या? इसका उल्टा, रो का उल्टा भैया, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। बातें समझ में आ रही क्या? विशिष्ट प्रतिरोध का आप लोग तो जानते ही होंगे, किसी चालक के भीतर में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध हमने लिखवाया था। ठीक है, और उसका मात्रक भी लिखवाया था क्या? तो ओम इंटू मीटर लिखवाया था आपको। बातें समझ में आ रही है? तो इसका सीधे ओम इंटू मीटर का ये उल्टा है सिग्मा, तो उल्टा कर लो, ओम इंटू मीटर इनवर्स हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है क्या? अरे भैया, रो के जगह पे इसका मात्रक लिखोगे ओम इंटू मीटर यहाँ पे, तो इसको ऊपर लेकर जाओगे तो इनवर्स नहीं होगा। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए, तथा इसकी बीमा भी आप आसानी से निकाल सकते हो। बीमा तो मैं निकालना सिखा ही दिया हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग निकाल लोगे। m-1 L-3
T3A2, देखो सही है क्या, M-1 L-3 T3A2 विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का M-1 L-3 T3 और A2 होता है। नोट करो फटाफट। अब देखिए विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में रिलेशन हम फाइंड करेंगे कि विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में क्या रिलेशन होता है, इसका फार्मूला हम लोग जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो फार्मूले हैं आप याद कर रखिए, ये होता है जो भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ देता है और रो दे देगा, सिग्मा पूछ लेगा, सिंपल सा है। वो भी जानते ही हो, एयरफोर्स नेवी वगैरह में सब, वो 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर सवाल करना होता है, फटाक से लगाओ फार्मूले, यूज करो अपना, ठीक है। चलिए इसे मैं मिटाता हूँ, अगर नहीं नोट किया है तो प्लीज़ इसको स्टॉप कीजिएगा वीडियो को और नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में रिलेशन। विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध, टॉपिक लगाओ 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 ये, ठीक है। तो हम लोग अभी प्रूव करें कि सिग्मा इजकल टू 1/ρ होता है। ये हमने अभी बताया आपको कि सिग्मा इजकल टू 1/ρ होता है और रो इजकल टू होता है E/J। ये बातें समझ में आ रही है। तो सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा, डेट सिंपल, सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ के जगह पर E/J डाल दो, तो E/J, यानी कि सिग्मा इजकल टू J/E, सिग्मा इजकल टू J/E, जहाँ J क्या है, धारा घनत्व है, और J इजकल टू I/A भी होता है, ठीक है। तो चलिए हमको J फाइंड करना है, J और विशिष्ट चालकता सिग्मा और धारा घनत्व J रिलेशन आ गया। तो एक रिलेशन आ गया तो J इजकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू E। 1-2 नंबर का पूछ देता है भैया ये, यानी कि धारा घनत्व इजकल टू, धारा घनत्व इजकल टू विशिष्ट चालकता इंटू क्या है, वैद्युत क्षेत्र, विशिष्ट चालकता इंटू वैद्युत क्षेत्र। फटाक से लगाओ, इसको घेर लो, कोष्टक में घेर लो, ब्रैकेट में घेर लो, कहीं भाग ना जाए। ये हो गया J इजकल टू सिग्मा E, रिलेशन पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है, वो विकल्पी क्वेश्चन में, ठीक है। तो बातें समझ में आ रही है, नोट करो फटाफट, नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। मिटाओ इसे, चलिए मैं इसे मिटाता हूं। अब पढ़ेंगे हम लोग ओमी परिपथ, और एक होता है अनओमी परिपथ। तो ओमी परिपथ किसे कहते हैं और अनओमी परिपथ किसे कहते हैं, इसको मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि ओमी परिपथ जो कि ओम के नियम का पूर्णतः पालन करे, उसे हम क्या कहेंगे, ओमी परिपथ कहेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि ऐसा परिपथ ठीक है ना, जो ओम के नियमों का, जो ओम के नियमों का पूर्णतः पालन करे, करे ओमी परिपथ कहलाता है।
कामा ओमी परिपथ कहलाता है। ठीक है, ओमी परिपथ कहलाता है। ओमी परिपथ में भी तथा आई के बीच जो भी तथा आई का जो अनुपात होता है वो एक नियत रहता है। तो लिख देंगे कि ओमी परिपथ में, ओमी परिपथ में भी यानी कि विभवांतर तथा धारा आई का अनुपात नियत रहता है। बातें समझ में आ रही है? सदैव नियत रहता है, लिख देना सदैव नियत रहता है। ओमी परिपथ में भी तथा आई के बीच ग्राफ खींचने पर, ठीक है ना, सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यहां पर सदैव लिख लेना, सदैव नियत रहता है। आप लिखेंगे इसके बाद कि ओमी परिपथ में, ओमी परिपथ में भी तथा आई के बीच, आई के बीच ग्राफ खींचने पर, भी तथा आई के बीच ग्राफ खींचने पर, ठीक है ना, या फिर भी तथा आई के बीच ग्राफ खींचने पर, हाँ सीधे लिख लो, ग्राफ खींचने पर सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, या फिर ओमी परिपथ में भी तथा आई के बीच खींचा गया वक्र जो होता है सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। आपको हमने बताया भी है ऐसे। ये हो गया भी, ऊपर जा रहा है, और ये हो गया आई। ये रेखा खींचेंगे तो ये सीधी रेखा ये प्राप्त होगी। ठीक है ना, सॉरी, ये हो जाएगा आपका आई धारा, और ये होगा आपका भी। ठीक है, आई और भी एक रेखा खींचेंगे तो एक सीधी रेखा एक प्राप्त होगी। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या आपको समझ में? चलिए अब हम पढ़ेंगे अनओमी परिपथ। अनओमी परिपथ किसे कहते हैं, इसका सीधा उल्टा लिखना है। ठीक है, तो इसे मिटाऊं मैं? चलिए मैं इसे मिटाता हूं और अनओमी परिपथ के बारे में जान लेते हैं कि अनओमी परिपथ क्या होता है। लिखेंगे अनओमी परिपथ, हेडिंग लगाइए अनओमी परिपथ। तो इसका क्या होता है कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियमों का पूर्णतः पालन न करे अनओमी परिपथ कहलाता है। तो लिख लीजिए, ऐसा परिपथ जो ओम के नियमों का, ओम के नियमों का पूर्णतः पालन न करे, यानी कि पूर्ण रूप से पालन न करे, तो उसे अनओमी परिपथ, अनओमी परिपथ कहते हैं। अब यहां पर देखिए, अनओमी परिपथ कहते हैं। अनओमी परिपथ में भी तथा आई के बीच ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, निरंतर जो होता है परिवर्तनशील रहता है। ठीक है, तो अनओमी परिपथ में
भी तथा आई के बीच, भी तथा आई के बीच खींचा गया ग्राफ खींचा गया ग्राफ क्या होता है भैया? या फिर भी तथा आई के बीच भी तथा आई का अनुपात लिखिए। अनोमी परिपथ में भी तथा आई का अनुपात निरंतर परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है। बातें समझ में आ रही है? और देखिए वन ओमी तथा अनोमी परिपथ में भी तथा आई के बीच खींचा गया ग्राफ तथा अनओमी परिपथ में भी तथा आई के बीच खींचा गया ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ वक्र के रूप में होता है, वक्र के रूप में होता है। ठीक है, देखिए इसका कैसे खींचेंगे हम ग्राफ। डिस्कियाँ ये हो गया भी, और ये जो ग्राफ खींचेंगे तो ये ऐसा कहीं होगा। जैसा कि हम टार्च का बल्ब देखें, यह एक अनओमी परिपथ का कार्य करता है, टार्च का बल्ब, ठीक है ना, इधर उधर भागता है, जैसे खींचा गया ग्राफ जो होगा ऐसे होगा। तो अनओमी परिपथ का कार्य करता है टार्च का बल्ब, ठीक है ना। तो अब पढ़ेंगे हम लोग गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। टार्च का बल्ब भी होता है और डायोड भी होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि गत्यात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है। मिटाऊं इसे, चलिए मैं इसे मिटाता हूं। ओके, गत्यात्मक प्रतिरोध, हेडिंग लगाइए, गत्यात्मक प्रतिरोध, ठीक है। लिखेंगे किसी अनओमी परिपथ के विभवांतर में सूक्ष्म परिवर्तन, किसी अनओमी परिपथ के अनओमी परिपथ के विभवांतर में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा भी, विभवांतर में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा भी करने के कारण, डेल्टा भी होने के कारण या करने के कारण, होने के कारण, ठीक है ना, सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा भी होने के कारण धारा में भी सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा आई हो जाता है। धारा में भी सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा आई, धारा में भी सूक्ष्म परिवर्तन होने के कारण धारा में भी सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा आई हो तो क्या होगा, डेल्टा भी तथा डेल्टा आई के अनुपात को, तो डेल्टा भी तथा डेल्टा आई के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं।
गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे, इसके बीच में एक ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा ग्राफ अपना देखते हैं। और सॉरी, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पर आई कप नहीं, आई धारा है ये इधर, और भी धारा इधर जा रही है। ये एक अनुमेय परिपथ हमने बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ज्ञात जो करेंगे हम क्या, तो गत्यात्मक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए VI वक्र पर खींचा गया जो ग्राफ होता है, यहाँ पर हम VI वक्र पर खींचा गया जो ग्राफ है, यहाँ पर देखिए देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग P ले लेते हैं, एक पॉइंट क्या लेंगे, P ले लेते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पर Q ले लेते हैं। अब क्या करेंगे कि P पॉइंट से V जो है वोल्टेज के समांतर, वोल्टेज वाली रेखा जो है उसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, और Q पॉइंट से I के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं, जिसे हम S बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर P और S और S और Q, ठीक है ना, PS और यहाँ पर QS, तो सीधे सीधे देखिए तो गत्यात्मक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हम ज्ञात करेंगे। तो गत्यात्मक प्रतिरोध इज इक्वल टू, गत्यात्मक प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा V अपान डेल्टा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS अपान QS, PS अपान QS। बातें समझ में आ रही है क्या? क्वेश्चन पूछ देता है ऐसा दे करके, ये एक अनुमेय परिपथ है, इसका गत्यात्मक प्रतिरोध निकालिए, ये पॉइंट दे देगा, ये एक PS डिस्टेंस देगा, ये QS डिस्टेंस दे देगा। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम बताएंगे आपको कि प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, ताप घटाएंगे क्या होगा, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा जानेंगे, ये तो नहीं जानेंगे लेकिन इसका फार्मूला हम लोग जानेंगे, ठीक है, कैसे, और इसका फार्मूला बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रूफ भी आता है और प्रूफ मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मिटाऊँ इसे, बोलिए फटाफट। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। ओके, गत्यात्मक प्रतिरोध हो गया। अब हम लोग जानेंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, एक फार्मूला निकलता है जो मैं प्रूव करने वाला हूँ इससे, ठीक है। तो हम लोग प्रूव किए थे कि R इजकल टू ml अपान में NE स्क्वायर एटा, ये वाला प्रूव करे थे। तो यहाँ पर R प्रोपोर्शनल टू 1/टा हो गया, ठीक है ना। टा क्या है, दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के मध्य जो होगा उष्मा होता है, उसे हम टा से इंडिकेट किए थे, उसी से इंडिकेट किए थे ना। देख लो जरा, देख लो फटाफट, ओम के नियम में टा वाला बात आप लोगों को समझ में आएगी होगी। दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल, यही था ना, टा जो था दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल, ठीक है ना। तो R इजकल टू ml अपान में NE स्क्वायर एटा वगैरह आया था, ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाउ इजकल टू लेमडा अपान भी RMS होता है, टाउ इजकल टू लेमडा अपान भी RMS, ये वर्ग माध्य मूल्य चाल होता है, RMS का मतलब, ठीक है। तो R प्रोपोर्शनल टू हो जाता है भी RMS अपान
लेमडा। हाँ, भी आर एम एस उल्टा हो जाएगा अपान लेमडा। ठीक है, तो भी आर एम एस यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, भी आर एम एस इज इक्वल टू भी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू रूट में टा होता है, ये भी आप याद रखेंगे। भी आर एम एस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू रूट में टा नहीं टी होता है टेम्परेचर। भी आर एम एस जो होता है प्रोपोर्शनल टू रूट में टी, टेम्परेचर का अंडर रूट होता है भी आर एम एस। ये बातें आप याद रखेंगे। प्रतिरोध जो होता है, यहाँ से हम लोग ये निकालते हैं कि प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, ताप पर निर्भर करता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे भैया, कोई हर चीज़ बताने वाली नहीं होती। ये टेम्परेचर है, ये भी आर एम एस वर्ग माध्य मूल चाल है, ठीक है, वर्ग माध्य मूल चाल। ये लेमडा आप समझ रहे होंगे, बातें समझ में रही क्या। टाई इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है, टाई वगैरह कुछ नहीं है इसमें, बस जो मत बताया वही है। और आर इक्वल टू एम एल अपान में एन ए स्क्वायर ए टा वगैरह सब आया था, ठीक है। तो अब यहाँ से निकलता है कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, ताप पर निर्भर करता है। और इसका जो फार्मूला होता है आर टी इज इक्वल टू आर नाट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ पर देखेंगे कि आर नाट जो है, मैं लिखवा दे रहा हूँ कि आर नाट क्या है यहाँ पे, ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे आर नाट जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध है, और आर टी जो है T डिग्री सेल्सियस पे तार का प्रतिरोध, और अल्फा जो है ताप गुणांक है। सारी चीज़ें पता चल गई, आर नॉट आर टी, और टी तो आप जानते ही हैं, T डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध। ये सारी चीज़ें आप जान गए। तो यहाँ पर देखेंगे कि अल्फा का मान जो होता है धातुओं के लिए, मतलब विशेष अधिकतर धातुओं के लिए जो होता है अल्फा का मान 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अल्फा का मान जो होता है, अल्फा का मान अधिकांश धातुओं के लिए, अधिकांश धातुओं के लिए 1/273, ठीक है ना, 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है अल्फा का मान अधिकांश धातुओं के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, क्या करेंगे, ध्यान देंगे। इसको मिटाओ, ये वाला पार्ट को मिटा देता हूँ, इसके बाद ये इधर वाला पार्ट लिखना, ठीक है, ठीक है, मिटाओ। चलिए, अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर आर टी जो होगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा की जगह पर रख दो। अधिकांश धातुओं के लिए जब भैया अल्फा का मान यही हो तो रख दो, थोड़ा रख के देख लो। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा का मान 1/273 और टी हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही क्या, बातें समझ में आ रही क्या इतना। तो आर टी इजकल टू आर नॉट 273 प्लस टी अपान में 273 हो जाएगा। 273 प्लस टी अपान में 273। ये बातें समझ में आ रही है क्या आप लोगों को। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आर टी इजकल टू
क्या क्या लिख सकते हैं भैया, R0 1 प्लस टी बाई 273, ये तो सेम टू सेम हो गया यार, 273 1 प्लस टी बाई 273 यही आता है क्या? ठीक है, R0 1 प्लस टी बाई 273, इसको हम जो 273 प्लस टी बाई 273, तो इसको क्या करते हैं ना कि कैपिटल टी लिख देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल टी, इसमें सारी चीज़ें समाहित रहती हैं, तो आर टी जो होगी R0, ठीक है ना, इंटू टी बाई 273 लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि जो होता है यहाँ पर देखेंगे तो आर टी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी आ जाता है, आर टी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी, यानी कि किसी शुद्ध धातु के तार का प्रतिरोध अथवा धातु की प्रतिरोधता तार के परम ताप के लगभग अनुक्रमानुपाती होती है। ताप के, ठीक है ना, तार के परम ताप के लगभग अनुक्रमानुपाती होती है। इतनी बातें समझ में आ रही है। और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। मिश्र धातुओं के तार की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक है ना, परंतु यह वृद्धि शुद्ध धातुओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। परंतु यह वृद्धि शुद्ध धातुओं की अपेक्षा बहुत क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर बातें समझ में आ रही है क्या आपको कि आर टी इक्वल टू R0 273 प्लस टी बाई 273, इतना ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। एक्चुअली जो होता है R इज इक्वल टू हो जो होता है R0 1 प्लस अल्फा थीटा प्लस बीटा, ठीक है ना, थीटा स्क्वायर एक्चुअली जो होता है, ठीक है ना। और थीटा जो होता है जब 300 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है, जैसे मेन इसका जो होता है, मेन पॉइंट जो होता है इस वाला पॉइंट का, जैसे आर जो होता है ऐसे होता है, आर इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर होता है, ये होता है मेन एक्चुअल, ये होता है। लेकिन जब क्या होता है कि अगर थीटा 300 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है, थीटा का वैल्यू अगर 300 डिग्री सेल्सियस से थीटा इज लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस होता है, तब ये फार्मूला अपना यूज होता है, तब ये फार्मूला यूज होता है, ये वाला। जब थीटा इज लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस तब ये फार्मूला यूज होता है, तब क्या होता है, ये फार्मूला यूज होता है। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो अल्फा अगर निकालना चाहे तो अल्फा इक्वल टू R माइनस R0 हो जाएगा, ठीक है ना, और अपान में R0 थीटा, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे भैया, थोड़ा सा ध्यान देंगे, टेम्परेचर, ठीक है ना, T डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर है ये। तो थीटा यहाँ पर थीटा से भी इंडिकेट करते हैं टेम्परेचर को, और टी से भी इंडिकेट करते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर ही तो है भैया T डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, एक तरह से तापमान भी तो है। तो यहाँ पर अल्फा थीटा की जगह पर टी भी लिख सो, जब तुम्हें ये परेशानी हो रही है तो टी लिख लो भैया। यहाँ टी क्या है, टेम्परेचर है, और यहाँ पर टी जब टी जो होगा इज लेस दैन 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा, ये फार्मूला लगता है, ठीक है ना। और अल्फा जो लिखते हैं, ताप गुणांक अल्फा का मान निकालना होता है। इसको मैं मिटाऊं, चलिए मैं इसको मिटाता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवाता हूं। तो T इज लेस दैन 300 डिग्री सेल्सियस, तब ये, अब ताप गुणांक अगर ताप गुणांक अल्फा का वैल्यू निकालना हो तो फटाफट आप क्या लगाओगे फार्मूला, R माइनस R0 अपान में क्या लगाएंगे, R0 T। टेम्परेचर को T से भी इंडिकेट करते हैं,
थीटा से इंडिकेट करते हैं। थीटा क्या है? टेम्परेचर। बात समझ आ रही क्या? थीटा क्या है? टेम्परेचर। इसको हम टी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं टेम्परेचर है एक तरह से। बातें समझ में आ रही है? ये मत घबरा जाना कि ये भैया ये थीटा है तो क्या है? टेम्परेचर है। चलो भैया लिख देता हूँ फटाक से, टी ही लो, टेम्परेचर। ये सारी चीज़ याद रखना कि आर क्या है, आर नॉट क्या है, आर नॉट क्या है, टी क्या है। ठीक है ना? यहाँ पर आर टी लिख लो, क्योंकि यहाँ पर आर टी लिखा हूँ तो आर टी लिख लो। ठीक है? टी डिग्री सेल्सियस पर आर और 0 डिग्री सेल्सियस पर आर और 0 डिग्री सेल्सियस पर आर इंटू टेम्परेचर। ताप गुणांक का फार्मूला ये फटाक से लगाओगे, आंसर पाओगे। ठीक है? बातें समझ में आ रही क्या? अल्फा जो होता है क्या क्या आता है पहले समझेंगे। यदि अल्फा जो आएगा पॉजिटिव आएगा तो ये क्या होगा? या तो धातु होगी या मिश्र धातु होगी। ठीक है? और यदि अल्फा का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो ये क्या होगा? या तो अर्धचालक होगा या वैद्युत अपघट्य द्रव्य होगा। तो अर्धचालक होगा या वैद्युत अपघट्य द्रव होगा। ठीक है ना? वैद्युत अपघट्य द्रव होगा। ये बातें समझ में आ रही क्या? ठीक है? इसको नोट कर लो फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है ना? धातु या मिश्र धातु है, यदि अल्फा का वैल्यू ये है तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो। ठीक है? मिटाओ इसे, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है? इसको नोट कर लो तब तक पीछे वाले को। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं वो थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फर्स्ट जो होता है आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड जो होता है आर प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है। ठीक है? इंटू 1/r² होता है। ये भी देख लेंगे, जहां r² क्या होगी? r जो होगा त्रिज्या होगा। ठीक है? अरे गोली गोली प्रतिरोध। ठीक है ना? अब देखिए ताप के थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको मिटाओ, बोलो बोलो फटाफट। चलो इसको मैं मिटाता हूं। आज तुम लोगों को बता ही देता हूं क्या क्या होता है। थर्ड नंबर ताप। ताप पर निर्भरता क्या होती है? धातु के लिए जो होता है हमने लिखवाया R = ml/में Ne² एटा, ये लिखवाया था, फार्मूला लिखवाया था। ठीक है? Ne² एटा। अब देखिए यहाँ पर T जब बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टा घटेगा, और जब टा घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। याद रखिएगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा टा घटेगा, आर बढ़ेगा। जब टा घटेगा यहाँ पे तो आर बढ़ेगा। ठीक है? अब देखिए मिश्र धातु के लिए, मिश्र धातु में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है तो आर भी बढ़ता है। ठीक है? अर्धचालक के लिए क्या होता है? अर्धचालक के लिए जो होता है टेम्परेचर बढ़ता है, आर घटता है। ठीक है? बातें समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पर वैद्युत अपघट्य द्रव के लिए क्या होता है? वैद्युत अपघट्य द्रव के लिए क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, आर घटेगा। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है?
इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं भैया? इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? तो अब जो होगा वैद्युत ऊर्जा वगैरह सब आता है। तो वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति अथवा वैद्युत सामर्थ्य और प्रतिरोधों का संयोजन। तो वैद्युत सामर्थ्य वगैरह सब अब एक लेक्चर में पढ़ेंगे, और वैद्युत ऊर्जा वगैरह वैद्युत सामर्थ्य वैद्युत ऊर्जा जो होगा इसका एक लेक्चर में, और प्रतिरोधों का संयोजन एक लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। मिश्र धातु में टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर क्या होगा अर्धचालक में और वैद्युत उपघट्टी द्रव में, ये पूछते हैं। ठीक है ना, कंपटीशन लेवल में। तो आज का लेक्चर बस यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को अपने फ्रेंडों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।